कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि अपने ही पास बैठे इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हर कुछ सेकंड में बिजली चमकती है और उसके तुरंत बाद पहाड़ों के बीच गूंजती हुई तेज गरज सुनाई देती है। आप अपने परिवार के साथ एक चट्टान की ओट में बैठे हैं। आपके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, शरीर ठंड से कांप रहा है और सामने जल रही छोटी सी आग धीरे धीरे बुझती जा रही है। यही आग आपके बच्चों और मौत के बीच खड़ी आखिरी दीवार है। अगर यह बुझ गई तो शायद अगली सुबह देखने का मौका कभी न मिले। आज हम आग जलाना बहुत आसान समझते हैं। माचिस, लाइटर या गैस स्टोव, बस एक चिंगारी और आग तैयार। लेकिन हजारों साल पहले इंसानों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। अगर लगातार बारिश के बीच उनकी आग बुझ जाती तो नई आग बनाना लगभग असंभव हो जाता। और यही वजह थी कि प्राचीन इंसानों के लिए आग सिर्फ गर्मी का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाली सबसे कीमती चीज थी। हमारा शरीर गीली त्वचा से सूखी त्वचा की तुलना में कई गुना तेजी से अपनी गर्मी खो देता है। पूरी रात बारिश में भीगने के बाद शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। पहले हाथ सुन्न होते हैं, फिर सोचने की क्षमता कमजोर पड़ती है और कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया इंसान की जान ले सकता है। लेकिन ठंड ही अकेली समस्या नहीं थी। जैसे ही आग की रोशनी कम होती, अंधेरे में छिपे शिकारी जानवर और करीब आने लगते। तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे शिकारी बारिश के दौरान शिकार करना पसंद करते हैं। बारिश उनकी आवाज छिपा देती है और उनकी गंध भी हवा में फैलने नहीं देती। आग की लपटें उन्हें दूर रखती थीं, लेकिन जैसे ही आग बुझती, इंसानों का शिविर उनके लिए आसान शिकार बन जाता। इसके साथ एक और खतरा शुरू हो जाता था, भोजन का। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि पका हुआ भोजन इंसानी विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। पका हुआ खाना शरीर को ज्यादा ऊर्जा देता है और उसे आसानी से पचाया जा सकता है। हमारे दांत और पाचन तंत्र लंबे समय तक केवल कच्चे जंगली भोजन पर जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर खुद इस बात पर निर्भर करता है कि आग मौजूद रहे। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर आग इतनी जरूरी थी तो लोग नई आग क्यों नहीं बना लेते थे? फिल्मों और सर्वाइवल शो में अक्सर दिखाया जाता है कि 2 लकड़ियां रगड़ो और आग जल गई, लेकिन असली दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। घर्षण से आग पैदा करना इंसान के लिए सबसे कठिन कौशलों में से एक है। आज भी अनुभवी सर्वाइवल एक्सपर्ट कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद भी सूखे मौसम में असफल हो जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल सूखी लकड़ी चाहिए, सही आकार की लकड़ी चाहिए, सही तकनीक चाहिए और सबसे जरूरी बिल्कुल सूखा मौसम चाहिए। अगर लकड़ी में थोड़ी सी भी नमी हो तो घंटों मेहनत करने के बाद भी सिर्फ धुआं निकलता है, आग नहीं। अब सोचिए, लगातार कई हफ्तों तक चलने वाली मानसून की बारिश, जंगल की हर टहनी, हर पत्ता, हर लकड़ी पानी से भीगी हुई है। हवा में इतनी नमी है कि छत के नीचे रखी लकड़ी भी धीरे धीरे गीली हो जाती है। ऐसी स्थिति में नई आग जलाना लगभग नामुमकिन था। यही कारण था कि प्राचीन इंसानों के सामने एक ही नियम था, आग बनानी नहीं है, आग बचानी है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर वे आग बना नहीं सकते थे तो पहली आग आई कहां से? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही दिलचस्प भी। पहली आग इंसानों ने नहीं बनाई थी, उन्होंने उसे प्रकृति से चुराया था। बिजली गिरने से पेड़ जल उठते थे, ज्वालामुखी आग उगलते थे और सूखे जंगलों में भयानक आग लग जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती इंसानों ने इन्हीं प्राकृतिक आगों से जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शिविर तक लेकर आए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, जंगल में बिजली गिरती है, एक पेड़ जलने लगता है, बाकी सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एक सीधा खड़ा जीव, इंसान का पूर्वज, उस आग की तरफ बढ़ता है। वह जलती हुई टहनी उठाता है और उसे अपने परिवार तक लेकर आता है। शायद मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही था। उसी दिन पहली बार इंसान ने प्रकृति की आग को अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन प्रकृति ने यहां भी एक कठिन परीक्षा रखी थी। जिस बारिश से बिजली आती थी, वही बारिश आग को कुछ ही मिनटों में बुझा भी देती थी। इसलिए बारिश के मौसम में नई आग मिलना सबसे मुश्किल काम था। इसका मतलब साफ था, एक बार अगर आग हाथ लग गई तो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रखना होगा।
इसी सोच ने इंसानों को सिर्फ शिकारी नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें आग का रक्षक बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि बड़ी लपटें हमेशा सुरक्षित नहीं होती। तेज जलती आग जल्दी ईंधन खत्म करती है और बारिश की हर बूंद उसकी गर्मी चुरा लेती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो आज भी सर्वाइवल एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। जब तेज बारिश आने वाली होती तो वे आग को और बड़ा नहीं करते थे, इसके बजाय वे उसे धीरे धीरे लाल अंगारों में बदल देते। फिर उन अंगारों को मोटी राख की परत से ढक देते। बाहर से देखने पर ऐसा लगता जैसे आग पूरी तरह बुझ चुकी हो, लेकिन असल में वह राख के नीचे जिंदा रहती थी। राख सिर्फ जली हुई लकड़ी नहीं होती, वह एक बेहतरीन इंसुलेटर है। यह अंदर की गर्मी को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है और ऊपर गिरने वाले पानी को सीधे अंगारों तक पहुंचने नहीं देती। और ऑक्सीजन कम मिलने के कारण अंगारे धीरे धीरे सुलगते रहते थे और कई घंटों तक जिंदा रह सकते थे। अगली सुबह सिर्फ राख हटानी होती, थोड़ा सूखा घास या छाल रखनी होती और हल्की सी फूंक मारते ही आग फिर से जीवित हो जाती। यही तरीका हजारों वर्षों तक इंसानों की सबसे बड़ी सुरक्षा बना रहा। इजराइल की कदीसिम गुफा में पुरातत्वविदों को एक ही स्थान पर बार बार इस्तेमाल किए गए चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, जिनकी राख की परतें हजारों वर्षों के उपयोग को दिखाती हैं। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा में तो आग के उपयोग के प्रमाण लगभग 10 लाख साल पुराने मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आग को संभालने की यह कला आधुनिक इंसानों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात किसी तरह आग बचा लेना काफी नहीं था। असली चुनौती अगले दिन शुरू होती थी, क्योंकि अब बारिश के बीच उस आग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना भी था। रात बीत चुकी है, लेकिन बारिश अब भी नहीं रुकी। सुबह होते ही तुम राख की ऊपरी परत हटाते हो और अंदर लाल चमकते अंगारे अब भी जिंदा हैं। लेकिन अब एक नई समस्या सामने है। आग बच गई है, पर उसे जलाए रखने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो हर पेड़, हर टहनी और जमीन पर पड़ा हर लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह भीगा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया भीगी हो तब सूखी लकड़ी मिलती कहाँ है? प्राचीन इंसानों को इसका जवाब पता था। वे जमीन पर पड़ी लकड़ी कभी नहीं उठाते थे, क्योंकि वह कई दिनों से पानी सोख चुकी होती थी। उसकी जगह वे उन सूखी शाखाओं को खोजते थे जो अब भी पेड़ों से जुड़ी रहती थीं। बारिश का पानी उन तक कम पहुंचता था और उनका अंदरूनी हिस्सा अक्सर सूखा रहता था। अगर कोई गिरी हुई मोटी लकड़ी ही मिलती तो वे उसे बीच से चीर देते। बाहर की परत भले ही भीगी हो, लेकिन अंदर का हिस्सा अक्सर सूखा निकलता था और वही आग जलाने के काम आता था। उन्हें एक और चीज की अहमियत पता थी, जिसे आज हम रेजिन वुड या फैटवुड कहते हैं। कुछ पेड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक रेजिन लकड़ी को जल्दी जलने लायक बना देता है। हल्की नमी होने पर भी यह आसानी से आग पकड़ लेती है। इसी तरह कुछ पेड़ों की छाल, जैसे बर्च की छाल, प्राकृतिक तेलों से भरपूर होती है और बारिश के बीच भी आग पकड़ सकती है। इसलिए प्राचीन इंसान सिर्फ लकड़ी नहीं इकट्ठा करते थे, बल्कि ऐसी लकड़ी चुनते थे जो सबसे कठिन मौसम में भी उनका साथ दे सके। उनका पूरा सिस्टम पहले से तैयार रहता था। दिन में वे अगली रात के लिए ईंधन इकट्ठा करते, फिर उसे आग के पास रखकर धीरे धीरे सुखाते रहते। आज की आग कल की लकड़ी को सुखाती थी। इस तरह एक चक्र चलता रहता था। अगर एक दिन भी यह तैयारी रुक जाती तो कुछ ही दिनों में आग बुझने का खतरा पैदा हो जाता। लेकिन केवल सूखी लकड़ी होना काफी नहीं था। अगर बारिश सीधे आग तक पहुंच जाए तो सबसे अच्छी लकड़ी भी बेकार हो जाती है। इसलिए प्राचीन इंसानों ने आग रखने की सही जगह चुनना भी सीख लिया था। वे कभी भी ऐसी जगह आग नहीं जलाते थे जहां बारिश का पानी बहकर पहुंच सकता हो। कई पुरातात्विक स्थलों पर पत्थरों या मिट्टी के ऊंचे चबूतरों पर बने प्राचीन चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। इससे आग नीचे बहते पानी से सुरक्षित रहती थी। पत्थर गर्म होकर देर तक गर्मी भी छोड़ते थे, जिससे अंगारे जल्दी ठंडे नहीं पड़ते थे। अगर उन्हें गुफा मिलती तो वे आग को गुफा के सबसे अंदर नहीं जलाते थे। वे उसे प्रवेश द्वार के पास रखते थे ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल जाए और बारिश भी सीधे आग तक न पहुंचे।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने गुफाओं के अंदर हवा के बहाव का अध्ययन किया और पाया कि प्राचीन इंसानों द्वारा चुनी गई जगहें लगभग सबसे उपयुक्त थीं। बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने केवल अनुभव के आधार पर सही स्थान चुनना सीख लिया था। उन्होंने हवा का भी इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। तेज हवा बारिश की बूंदों को सीधे आग तक पहुंचा देती है, इसलिए वे पत्थरों, झाड़ियों या जानवरों की खाल से ऐसी दीवारें बनाते थे जो बारिश और हवा को रोकें लेकिन आग तक जरूरी हवा पहुंचने दें। यही दीवारें आग की गर्मी को वापस लोगों की ओर भी मोड़ देती थीं, जिससे ठंडी और भीगी रातों में पूरा परिवार गर्म रह सके। इस तरह आग सिर्फ लकड़ी और अंगारों से नहीं बचती थी, उसे बचाने के लिए पूरी योजना, सही जगह और लगातार निगरानी की जरूरत होती थी। लेकिन मान लो कि एक रात सब कुछ ठीक होने के बाद भी गलती हो जाए। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही हो, आग की देखभाल करने वाला व्यक्ति थक जाए, बीमार पड़ जाए या कुछ देर के लिए सो जाए। उसी समय बारिश की कुछ बूंदें राख के अंदर तक पहुंच जाईं और सुबह जब राख हटाई जाए तो अंदर कोई लाल अंगारा न मिले, सिर्फ ठंडी धूसर राख बची हो। ऐसी स्थिति में पूरा समूह तुरंत समझ जाता था कि अब उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है। बारिश कई दिनों तक और चल सकती थी, आसपास कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, नई आग बनाना लगभग असंभव था। पहली रात ठंड शरीर की गर्मी खींचने लगती, दूसरी रात बिना पके भोजन की समस्या शुरू हो जाती। कच्चा मांस बीमारी फैला सकता था और कई कंदमूल बिना पकाए ठीक से पचते ही नहीं थे। तीसरी रात तक शिकारी जानवर समझ जाते कि अब इस शिविर में आग नहीं है। अंधेरे और बारिश की आड़ में वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आने लगते। ऐसी स्थिति में प्राचीन इंसानों ने एक अनोखा समाधान निकाला। वे दूसरी मानव बस्तियों की तलाश करते। कई बार वे कई दिनों तक बारिश में चलते हुए पड़ोसी समूहों तक पहुंचते और उनसे जलते हुए अंगारे मांगते। मानव विज्ञानियों ने कई पारंपरिक समाजों में ऐसा व्यवहार दर्ज किया है। अगर किसी समूह की आग बुझ जाती तो दूसरा समूह अक्सर अपने अंगारे उनके साथ बांट देता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगली बार यह मुसीबत उनके साथ भी हो सकती है। संभव है कि यही इंसानों के बीच सहयोग की शुरुआती परंपराओं में से एक रही हो। व्यापार, समझौते और बड़े समाज बनने से बहुत पहले इंसान शायद सबसे पहले एक दूसरे के साथ आग साझा करना सीख चुके थे। लेकिन उधार के अंगारे हमेशा समाधान नहीं थे। असली लड़ाई हर रात शिविर के अंदर लड़ी जाती थी। आधुनिक शोधों में जब कुछ शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों की नींद का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि पूरे समुदाय के सभी लोग एक साथ कभी नहीं सोते। कोई देर तक जागता रहता है, कोई बहुत सुबह उठ जाता है और कोई रात के बीच में जाग जाता है। इसका मतलब यह था कि लगभग हर समय कोई न कोई व्यक्ति आग के पास मौजूद रहता था। यही व्यक्ति बारिश की दिशा बदलते ही अंगारों को और अंदर खिसका देता, जरूरत पड़ने पर नई लकड़ी डाल देता और पूरी रात आग पर नजर रखता। आग इंसानों की रक्षा करती थी और इंसान पूरी रात आग की रक्षा करते थे। यह रिश्ता हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक चलता रहा। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रात में अलग अलग समय पर जागने की आदत शायद हमारे विकासक्रम की एक पुरानी विरासत हो सकती है। शायद कभी यही आदत पूरे परिवार की जिंदगी बचाया करती थी। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक और ऐसी खोज की जिसने सबको हैरान कर दिया। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीपों पर रहने वाले कुछ अलग थलग समुदायों का अध्ययन जब बाहरी लोगों ने किया तो उन्होंने पाया कि इन लोगों के पास नई आग बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। वे न लकड़ियां रगड़कर आग बना सकते थे, न पत्थरों से चिंगारी निकाल सकते थे। फिर भी उनके पास हर समय आग मौजूद रहती थी। कारण सिर्फ एक था, वे उसे कभी बुझने ही नहीं देते थे। वे लगातार जलते हुए लट्ठों को संभाल कर रखते, चलते समय अंगारों को साथ ले जाते, उन्हें बारिश से बचाते और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी आग को आगे बढ़ाते रहते। संभव है कि उनके शिविर में जल रही कुछ आग कई पीढ़ियों से लगातार जल रही हो। यही बात हमें प्राचीन इंसानों के बारे में सबसे बड़ी सीख देती है। वे सिर्फ गुफाओं में रहने वाले साधारण लोग नहीं थे, वे योजनाकार थे। वे प्रकृति को समझते थे, वे सही लकड़ी पहचानते थे, सही जगह चुनते थे, आग को सुरक्षित रखने के तरीके जानते थे और जरूरत पड़ने पर दूसरे इंसानों के साथ सहयोग भी करते थे।
आज अगर तुम बारिश वाली रात में किसी अलाव के सामने बैठते हो और उसके पास बैठकर अपने आप सुरक्षित महसूस करते हो, तो शायद यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, हो सकता है यह लाखों वर्षों की मानव स्मृति हो जो आज भी तुम्हारे भीतर जिंदा है, क्योंकि तुम्हारे हर पूर्वज ने किसी न किसी बरसाती रात अपनी आग को बुझने नहीं दिया। अगर उनमें से सिर्फ एक भी असफल हो जाता तो शायद आज तुम यहाँ यह कहानी सुन ही नहीं रहे होते।